हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो के अंदर दोस्तों 4 टॉपिक के क्वेश्चन है वो एक साथ आपको मिलने वाले हैं। पहला टॉपिक रहेगा आरटी एक्ट 2009, दूसरा टॉपिक है एनसीएफ 2005, तीसरा टॉपिक है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और लास्ट में हम देखने वाले अनुसंधान वाले महत्वपूर्ण क्वेश्चन। इस वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक रहने वाला है। ये चारों टॉपिक है ना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर लेना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लेना। आज का पहला क्वेश्चन है, बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार किस अधिनियम के अंतर्गत आता है? तो बच्चों को जो मुफ्त में अनिवार्य शिक्षा दी जाती है ना, ये किस अधिनियम या एक्ट के अंतर्गत आता है? तो आप सभी जानते हैं 2009 के अंतर्गत आता है। ये 2022 में पूछा गया क्वेश्चन था। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, आरटी अधिनियम 2009 शिक्षकों के लिए प्रति सप्ताह कितने घंटे काम करने का निर्देश देता है? तो जो ये आरटी एक्ट है 2009 ये बताता है कि सप्ताह के अंदर शिक्षकों को 45 घंटे काम करना चाहिए। 2 नंबर पर दे रखा है 45 घंटे, जो इसका राइट आंसर है 45 घंटे एक सप्ताह के अंदर शिक्षकों को काम करना होगा। ये भी 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, आरटी एक्ट 2009 के अनुसार प्रारंभिक शिक्षा का अर्थ क्या होता है? प्रारंभिक शिक्षा दोस्तों 1 से 8वीं तक की जितनी भी कक्षाएं हैं वो प्रारंभिक शिक्षा के अंतर्गत आती हैं। ये आरटी एक्ट 2009 कहता है, ठीक है, कि पहली कक्षा से 8वीं तक की जो भी कक्षा है ये प्रारंभिक शिक्षा के अंतर्गत आएगी। आरटी एक्ट 2009 कहता है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखो, आरटी अधिनियम 2009 के अनुसार निम्नलिखित किस प्रमाण पत्र के बिना कोई विद्यालय स्थापित नहीं किया करेगा? तो आप सभी जानते हैं आरटी एक्ट 2009 कहता है कि कोई भी विद्यालय खोला जाता है, नया विद्यालय शुरू किया जाता है तो मान्यता होनी जरूरी है। ये 2 नंबर पर दे रखा है, मान्यता जो होनी चाहिए, तो मान्यता होनी चाहिए। यह भी 2022 में रीट में पूछा गया क्वेश्चन था। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के लिए कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो देखो 6 से 14 वर्ष तक प्रत्येक बालक के लिए निःशुल्क शिक्षा अनिवार्य शिक्षा आप सभी जानते हैं। विद्यालय प्रबंध समिति का प्रावधान भी किया जाता है। जो प्राथमिक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय आयोग का गठन भी किया जाता है। तो लेकिन अध्यापक के लिए प्रति सप्ताह 60 घंटे कार्य नहीं, 60 घंटे नहीं है, 45 घंटे है। अभी हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था, ये 2022 में क्वेश्चन पूछा गया था शिफ्ट सेकंड में 23 जुलाई 2022 को। अब देखो दोस्तों अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कौन से संशोधन द्वारा संविधान का अधिकार सम्मिलित किया गया था? तो 86वां जो संविधान संशोधन था ना, उसके अंदर भारतीय संविधान में ये 86वां संशोधन किया गया था। उसके अंदर शिक्षा का अधिकार लागू किया गया, उसको ऐड कर दिया, जोड़ दिया गया शिक्षा का अधिकार। 86वां संविधान संशोधन के तहत भारतीय संविधान में शिक्षा का अधिकार जोड़ा गया। यह भी 2021 में रीट लेवल 2 में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखो दोस्तों, बालकों के मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 में निम्न में से किस पर ध्यान नहीं दिया गया है? तो एक्ट 2009 के अंतर्गत देखो किस पर ध्यान नहीं दिया है। पहले अध्यापकों को प्रशिक्षण सुविधा प्रदान करना, ये सही है, दिया गया है, ठीक है। और उसके बाद में है घुमंतु बालकों के प्रवेश को सुनिश्चित करना, यह भी एक्ट 2009 के अंतर्गत है। एकेडमिक कैलेंडर को निर्धारित करना, यह भी है। 14 वर्ष के पश्चात शिक्षा व्यवस्था, हमने देखा था अभी एक्ट 2009 के अंदर सिर्फ 14 वर्ष तक की ही व्यवस्था की गई है बच्चों की, लेकिन उससे आगे की जो व्यवस्था है वो इसके अंदर नहीं दी गई है। आरटी एक्ट 2009 के अंतर्गत ये बात नहीं लिखी है कि 14 वर्ष के बाद में बच्चा क्या करेगा, कौन सी कक्षा पढ़ेगा, ये इसके अंदर नहीं है। तो 4 नंबर ऑप्शन सही नहीं होगा। उसके बाद में 2021 में ये क्वेश्चन पूछा गया और 2012 में भी ये रीट के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है। उसके बाद में दोस्तों अगला क्वेश्चन देखो कि शिक्षा के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत निम्न में से क्या शिक्षक के कार्य नहीं माने जाएंगे? इनमें से कौन सा है जो शिक्षक का कार्य नहीं माना जाएगा? पहला, एक निश्चित समय में पाठ्यक्रम को पूरा करना पड़ता है, शिक्षक को पाठ्यक्रम पूरा करना पड़ेगा, ये सही है। शिक्षक को खुद को व्यक्तिगत ट्यूशन में व्यस्त रखना, ये तो इस पर तो गवर्नमेंट ने, बीजेपी वालों ने ध्यान नहीं दे रखा है कि जो सरकारी मास्टर है, सरकारी जो टीचर है ना, वो अपना जो ट्यूशन नहीं करवाएंगे घर पर, ठीक है, कहीं पर भी ट्यूशन नहीं करवाएंगे। ट्यूशन करवाना है तो पहले उसकी इजाज़त लेनी होगी, उसके बारे में गवर्नमेंट से अनुमति लेनी होगी, तभी वो घर पर ट्यूशन करवाएगा या अन्य कहीं पर भी ट्यूशन करवाएगा। तो ये नहीं होगा। यहाँ पर ही हमारा जो 2 नंबर कथन है वो सामने आ गया, जो कार्य शिक्षक नहीं कर सकता, ठीक है। ये एक्ट 2009 के तहत है। ये रीट लेवल 2 2018 में पूछा गया था। उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, बालकों का मुफ्त अनिवार्य शिक्षा का अधिकार 2009 देश में लागू कब कर दिया गया था? तो 1 अप्रैल 2010 को। दोस्तों याद रखना 1 अप्रैल है ना, 1 अप्रैल 2010 को
ये एक्ट लागू किया गया था? हमारा पहला क्वेश्चन ये होना चाहिए था कि 2000 एक्ट जो एक्ट है आरटी एक्ट 2009 ये कब लागू हुआ? 1 अप्रैल 2010 को पूरे देश के अंदर लागू हो चुका था। ठीक है, याद रखना 2015 में ये क्वेश्चन पूछ लिया है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन 2011 में पूछा है रीड के अंदर कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में एक अध्यापक को निम्न में से किस दायित्व को पूरा करना होगा? तो संपूर्ण पाठ्यक्रम को निर्धारित समय पर पूरा करना होगा। 3 नंबर पर दे रखा है जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। मैं डायरेक्ट आंसर बोल रहा हूं क्योंकि कुछ लोगों का कमेंट आया था कि हमें डायरेक्ट आंसर चाहिए, चारों के चारों ऑप्शन नहीं चाहिए। ठीक है, तो इसलिए मैं डायरेक्ट आंसर बता रहा हूं क्वेश्चन के बाद में। अगला जो क्वेश्चन है वो देखो, निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के प्रतिमानों एवं मानदंडों के अनुसार प्राथमिक स्तर यानी 1 से 5 तक के 200 विद्यार्थियों के लिए आवश्यक शिक्षकों की संख्या कितनी होगी? दोस्तों 200 बच्चों के ऊपर कितने शिक्षक होने चाहिए? 5 शिक्षक होने चाहिए। 200 बच्चों के ऊपर कितने शिक्षक होने चाहिए? 5 शिक्षक होने चाहिए। तो एक शिक्षक के कितने बच्चे आने वाले हैं? तो देखिए ये 40 बच्चों पर एक शिक्षक होना चाहिए। ठीक है, ये कहता है एक्ट 2009। उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन है कि निःशुल्क बाल शिक्षा का अधिकार जो अधिनियम 2009 है आरटी एक्ट है कि धारा 29 फर्स्ट के तहत राज्य सरकार द्वारा घोषित शैक्षिक जो प्राधिकारी है वो है देखो राज्य शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद होगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है कि बाल शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 के तहत विद्यालय प्रबंधन समिति में विद्यालय में अध्ययनरत विद्यार्थियों के माता पिता या अभिभावकों की न्यूनतम सदस्य संख्या प्रतिशत कितनी होगी? तो 75% होगी। 75% होगी दोस्तों। उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन कि निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत किसी भी अध्यापक को निम्न में से किस कार्य के लिए नहीं लगाया जा सकता? तो प्लस पोलियो कार्यक्रम के अंतर्गत शिक्षक को नहीं लगाया जाएगा। ध्यान रखना, आपदा राहत में लगा सकते हैं, हर 10 वर्ष में होने वाली जनगणना में लगा सकते हैं, चुनाव संबंधित कार्य में लगा सकते हैं, लेकिन प्लस पोलियो का जो टीकाकरण होता है उसमें शिक्षक को नहीं लगा सकते, ये आप ध्यान रखना। उसके बाद में दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि निःशुल्क शिक्षा और अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियमित किया गया था? तो ये भारत की संसद के द्वारा अधिनियमित किया गया था, संविधान के अंदर लागू किया गया था संसद के द्वारा, याद रखना। उसके बाद में है आरटी एक्ट के अनुसार विद्यालय भवन में क्या क्या होना चाहिए? तो देखो प्रत्येक शिक्षक के लिए कम से कम एक कक्ष और प्रधानाध्यापक का कमरा होना चाहिए। लड़के व लड़कियों के लिए पृथक शौचालय होना चाहिए। खेल का मैदान और पर्याप्त पेयजल व्यवस्था होनी चाहिए। ठीक है, ये सभी जो कथन है वो सही है क्योंकि ये आरटी एक्ट कहता है कि ये सभी जो कथन है जो विशेषता ये होनी चाहिए विद्यालय के अंदर। उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, आरटी एक्ट का संबंध किस आयु वर्ग के बच्चों तक है? तो हमने देखा था 14 वर्ष तक के हैं, तो 6 से 14 वर्ष तक के जितने भी बालक हैं उनके लिए आरटी एक्ट 2009 है, 6 से 14 वर्ष तक। उसके बाद में कोई भी इसके अंदर नहीं लिखा गया है कि 14 वर्ष के बाद में बच्चा क्या करेगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखो, उच्च प्राथमिक स्तर तक फेल करने की व्यवस्था का अंत किस कानून की देन है? तो ये आरटी एक्ट 2009 की देन है दोस्तों। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है कि निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा का जो अधिनियम है ये किस राज्य में लागू नहीं है? केरल में है, पंजाब में है, अरुणाचल प्रदेश में है, लेकिन जम्मू कश्मीर में है ना, अब लागू हो गया है 2019 के बाद में। ये पुराना क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान रखना। 370 की जो धारा हटी थी ना, उसके बाद में ये एक्ट जम्मू कश्मीर में भी लागू हो गया था, ये आप ध्यान रखना। उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, आर्थिक रूप से कमजोर समुदाय के बच्चों हेतु निजी स्कूलों में कितने प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान है? 25% है दोस्तों, 25% आरक्षण है निजी स्कूलों के अंदर। उसके बाद में देखो आरटी एक्ट के अनुसार कक्षा 6 से 8 तक एक शैक्षणिक वर्ष में निर्धारित कार्य दिवसों की संख्या कितनी होगी? तो 220 होगी। 220 कार्य दिवस होगा दोस्तों। 6 से 8 तक की शैक्षणिक वर्ष के अंदर 220 दिन तक कार्य करेगा। ठीक है, उसके बाद में देखो आरटी एक्ट 2009 के अनुसार 6ठी कक्षा से 8वीं कक्षा हेतु छात्र शिक्षक अनुपात होना चाहिए। तो अभी हमने देखा था तो 35 पर एक शिक्षक या 40 पर एक शिक्षक, तो यहाँ पर 35 पर एक शिक्षक होना चाहिए। ये दे रखा है आरटी एक्ट 6 से 8वीं तक की पूछा गया है, 6 से 8 तक पूछा गया है, इसलिए आपको ध्यान रखना है 35 तक। ठीक है, 35:1 यानी 35 बच्चों पर एक शिक्षक होना अनिवार्य है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखो कि राजस्थान सरकार द्वारा किस कक्षा तक सभी विद्यार्थियों हेतु राजकीय शिक्षण शुल्क मुक्त कर दिया गया है? तो 1 से 12 तक, कक्षा 1 से दोस्तों 12 तक है ना, कोई भी फीस नहीं लगेगी गवर्नमेंट विद्यालय में, ये फ्री है। ठीक है, 1 से 12 तक। उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन कि संविधान के कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों को मुफ्त व अनिवार्य शिक्षा का प्रदान करने का प्रावधान किया गया है? तो ध्यान रखना दोस्तों,
अनुच्छेद 45 और अनुच्छेद 21 क के अंतर्गत या 21 ए के अंतर्गत बताया है कि 1 से 14 वर्ष तक बच्चों की जो शिक्षा है वो फ्री रहेगी, अनिवार्य रहेगी, और ये प्रावधान किया गया अनुच्छेद 45 और 21 क के अंदर। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखो, संविधान में कितने वर्षों की आयु तक अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा की बात की गई है? अभी देखा है 14 वर्ष तक है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, यदि किसी विद्यालय में कक्षा 1 से 5 तक 125 बच्चे हो तो आरटी एक्ट के तहत न्यूनतम कितने शिक्षक होने चाहिए? 125 बच्चों पर कितने शिक्षक होंगे? 5 शिक्षक हो जाएंगे, ठीक है, 5 शिक्षक हो जाएंगे 125 बच्चों के ऊपर। उसके बाद में देखो, उसके बाद में अगला जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि कक्षा 6 से 8 तक के विद्यालय में शिक्षकों के लिए आवश्यक है कि प्रत्येक कक्षा में कम से कम एक शिक्षक को, निम्न में से एक शिक्षक को गणित, विज्ञान, सामाजिक अध्ययन, भाषा का, और प्रत्येक 35 बालकों पर न्यूनतम एक शिक्षक होना चाहिए। उपरोक्त सभी कंडीशन इसके अंदर लागू है 6 से 8 तक के बच्चों के लिए। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है कि 86वां संविधान संशोधन अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? आप सभी जानते हैं 2002 में लागू हुआ था, ठीक है, 2002 में लागू हुआ था। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है कि 86वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा प्रारंभिक शिक्षा के अधिकार को बना दिया गया था मूल अधिकार बनाया था ना। 86वें संविधान संशोधन अधिनियम प्रारंभिक शिक्षा के जो अधिकार है उसे मूल अधिकार बना दिया। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है कि आरटी एक्ट 2009 के संबंध में निम्न कथन दिए गए हैं। तो देखो, विद्यालय प्रबंधन समिति में कम से कम 50% सदस्य महिलाएं होने चाहिए, और विद्यालय प्रबंधन समिति की कार्यकारी समिति में कुल 15 सदस्य होने चाहिए। विद्यालय प्रबंधन समिति की सचिव विद्यालय का प्रधानाध्यापक होगा, और एसएमसी की कार्यकारी समिति का अध्यक्ष ही एसएमसी का अध्यक्ष होगा। तो ये सभी कथन दोस्तों सही है आरटी एक्ट 2009 के तहत। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखो कि स्कूल के लिए 3 वर्षीय स्कूल योजना का निर्माण करने का दायित्व किसे है? एसएमसी का है, ठीक है, एसएमसी का है। 3 वर्षीय जो स्कूल योजना बनाई जाती है वो एसएमसी बनाती है। अगला क्वेश्चन देखो, द राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009 के तहत दिव्यांग बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा हेतु आयु क्या रखी गई है? तो 6 से 18 वर्ष रखी गई है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है कि आरटी एक्ट 2009 निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 6 से 14 वर्ष की आयु वर्ग के लिए सभी बालकों के लिए क्या है? गुणवत्तापूर्ण प्रारंभिक शिक्षा को सुनिश्चित करने का अधिकार प्रदान करता है। 4 नंबर कथन है वो इसका सही हो जाएगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखो, संसद द्वारा किस संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से शिक्षा का अधिकार को बच्चों के मूल अधिकार के रूप में शामिल किया है? तो 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002। अगला क्वेश्चन देखो, निम्न में से कौन विशेष आवश्यकता वाले बच्चों में शामिल है? तो मानसिक रूप से पिछड़े बालक, प्रतिभावान बालक, सामाजिक रूप से असक्षम बालक, शारीरिक रूप से असक्षम बालक। तो ये सभी सही है दोस्तों, बच्चों में ये आवश्यकता होनी चाहिए बच्चों में। उसके बाद में देखो विशेष छूट मिलती है इनको। उसके बाद में देखो कमजोर वर्ग के बालक यानी ईडब्ल्यूएस के से तात्पर्य क्या है? ऐसे माता पिता या अभिभावक के बालक जो सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम सीमा की वार्षिक आय से नीचे होते हैं वो ईडब्ल्यूएस के अंतर्गत आते हैं। अगर आप सामान्य में हैं तो जानते होंगे आप ईडब्ल्यूएस क्या है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखो कि राजस्थान निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2011 के अनुसार प्रारंभिक शिक्षा परिषद का प्रमुख होगा आयुक्त और निदेशक और सर्व शिक्षा अभियान। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखो कि आरटी एक्ट संशोधन अधिनियम 2019 के अनुसार किस कक्षा के लिए नियमित परीक्षा का प्रावधान किया गया जो कि मूल अधिनियम में नहीं था? तो ये है कक्षा 5 और 6। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखो, आरटी अधिनियम 2019 के प्रावधानों के अनुसार यदि कोई बालक कक्षा 5 से 8 तक की नियमित परीक्षा में अनुत्तीर्ण या फेल हो जाता है तो उसे कितनी अवधि के अंदर पुनर्परीक्षा का अवसर दिया जाता है? तो 2 महीने के अंदर जो सप्लीमेंट्री वाला जो पेपर आता है वो दिया जाता है। या फेल हो जाता है तो उसको ये एक्ट देता है, ओपन विद्यालय होता है ना उसके अंदर होता है ये, 2 महीने के अंदर वापस परीक्षा लगवाई जाती है कक्षा 5 से 8 तक। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखो, आरटी संशोधन अधिनियम 2019 कब से लागू हुआ? तो ये 1 मार्च 2019 से लागू हुआ था। अगला क्वेश्चन है, आरटी संशोधन अधिनियम 2012 के द्वारा मूल अधिनियम की धारा 25(1) में संशोधन कर विथ इन 6 मंथ्स के स्थान पर क्या शब्द जोड़ दिया है? विथ इन 3 ईयर्स जोड़ दिया है। अगला क्वेश्चन है, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में संशोधन कौन कर सकता है? संसद ही संशोधन कर सकती है। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन है एनसीएफ राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन। देखो शिक्षा के 3 प्रमुख आधार कौन से होते हैं? शिक्षक, छात्र, पाठ्यक्रम है। शिक्षक छात्र के बिना नहीं है,
छात्र पाठ्यक्रम के बिना नहीं। इस तरह से याद रखो, शिक्षक, छात्र, पाठ्यक्रम, शिक्षा के 3 प्रमुख आधार हो गए। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा को किस वर्ष में प्रस्तावित किया? 2005 में। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, डिवाइड डब्ल्यू एलन के द्वारा कौन सी शिक्षण अधिगम विधि प्रस्तुत की गई थी? सूक्ष्म शिक्षण। ये 2022 में पूछे गए क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 का मुख्य दर्शन क्या है? बिना बोझ के सीखना। यह 2022 में पूछा है। अगला क्वेश्चन है, बाल केंद्रित शिक्षण विधि का अर्थ क्या होता है? तो बच्चों की अभिव्यक्ति और उनकी सक्रिय भागीदारी को महत्व देना, यह बाल केंद्रित शिक्षण विधि का अर्थ होता है। ये 2021 में पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है, एनसीएफ 2005 में कला शिक्षा को विद्यालय में जोड़ने का उद्देश्य क्या है? तो इनको जोड़ने का उद्देश्य है कि सांस्कृतिक विरासत की प्रशंसा करना, छात्रों के व्यक्तिगत और मानसिक स्वास्थ्य को विकसित करना। यह एनसीएफ 2005 में कला शिक्षा को विद्यालय में जोड़ने का मुख्य उद्देश्य हो जाएगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 में भारत की धार्मिक और सांस्कृतिक विविधता को मनाना और स्त्रियों के प्रति समान जिम्मेदारी के दृष्टिकोण को बढ़ाने के प्रोग्राम का आयोजन और वृत्त चित्र फिल्मों को एकत्र करना, दिखाना, जिनके माध्यम से न्याय एवं शांति में वृद्धि हो, सुझाया गया है ताकि शांति की शिक्षा दी जा सके। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अंतर्गत परीक्षा सुधारों में निम्न में से किस सुधार को सुझाया गया है? तो खुली पुस्तक परीक्षा, दूसरा है सतत निरंतर एवं व्यापक मूल्यांकन, तीसरा है सामूहिक कार्य मूल्यांकन। तो उपरोक्त सभी कथन सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में बातचीत की गई है, ज्ञान स्थायी है, वह दिया जाता है, इससे ज्ञान का विकास होता है और इसकी संरचना की जाती है। यह एनसीएफ 2005 में बात की गई है। यह 2011 में रीट में पूछा गया क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है, किस विधि में पुस्तकों के कम से कम प्रयोग के लिए कहा गया है? तो डेक्राली प्रणाली में। किस विधि में प्रातः काल के समय भाषा और सायंकाल के समय संगीत की शिक्षा एवं खेल आदि करवाए जाते हैं? डेक्राली प्रणाली में। किस विधि के अंतर्गत इंद्रिय प्रशिक्षण पर बल दिया जाता है? मोंटेसरी प्रणाली पर। किस विधि में व्यक्तिगत विभिन्नता पर बल दिया जाता है? वेनेटिका योजना में। अगला क्वेश्चन है, मिलर एवं डोलार्ड के अनुसार शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के सोपान कितने हैं? 4 सोपान है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, शिक्षण अधिगम के आधार पर कौन कौन से हैं? देखो, अभिवृद्धि पर बल, छात्र शिक्षक संबंध व विज्ञान के रूप में शिक्षा, शिक्षण एक कला और शिक्षण एक व्यवसाय। ये उपरोक्त सभी कथन सही हो जाएंगे शिक्षण अधिगम के आधार। अगला क्वेश्चन है, अधिगम की प्रकृति में कौन कौन से तथ्य निहित है? देखो, बौद्धिकता कौशल और तथ्यात्मक कौशल, गुण दोष विवेचन एवं अध्ययन विधि, सीखने के तत्व, ये सभी होना चाहिए अधिगम की प्रकृति के अंदर। अगला क्वेश्चन है, श्री जेपी नायक ने किन्हें भारतीय शिक्षा का दुर्ग्राम त्रिकोण कहा है? तो समानता, गुणवत्ता और परिणाम को दुर्ग्राम त्रिकोण कहा है श्री जेपी नायक ने। अगला क्वेश्चन है, यूनेस्को द्वारा प्रकाशित कौन सी रिपोर्ट व्यवस्थागत मानकों को गुणवत्ता संबंधित विमर्श के स्टिक संदर्भ के रूप में देखती है? तो वो है वैश्विक मॉनिटरिंग रिपोर्ट। अगला क्वेश्चन है, एनपीईपीओए ने कितने वर्ष की आयु तक सभी बच्चों का सार्वभौमिक नामांकन तथा सार्वभौमिक रूप से इन्हें स्कूलों में टिकाए रखने और स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता में ठोस सुधार के लिए बाल केंद्रित उपागम का विचार प्रस्तुत किया है? तो वह 14 वर्ष। 3 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एनसीएफ 2005 के अनुसार उत्पादक कार्य प्रभावी शिक्षण का माध्यम बन सकते हैं अगर कक्षा के ज्ञान को बच्चों के जीवन अनुभव से जोड़ा जाए। ओसीए के समाजों के बच्चों को जिन्हें काम से जुड़े कौशल का ज्ञान होता है, उनमें संपन्न साथियों का मान सम्मान पाने का अवसर मिल सकेगा। संचित मानवीय अनुभव ज्ञान सिद्धांतों को इस प्रकार संदर्भित किया जा सकेगा। उपरोक्त सभी कथन सही है। एनसीएफ 2005 के अनुसार उत्पाद कार्य प्रणाली शिक्षण का माध्यम बन सकते हैं अगर ये कार्य किया जाता है तो। उसके बाद में देखो, अगला क्वेश्चन अनुसंधान से संबंधित आ गए। देखो, पहला क्वेश्चन है कि वैज्ञानिक अनुसंधान करने की दिशा में निम्नलिखित में से कौन सा एक कदम नहीं है? तो ये रीट 2022 में पूछा था। पहला एक समस्या की अवधारणा, दूसरा है संशोधन शोध निष्कर्ष, तीसरा आधार सामग्री एकत्र करना और गतिशील दृष्टिकोण है ना, ये नहीं होगा, एक कदम नहीं होगा वैज्ञानिक अनुसंधान की दिशा के अंतर्गत, बाकी तीनों हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, क्रियात्मक अनुसंधान का प्रमुख उद्देश्य क्या है?
रूपांतरकारी, ठीक है, रूपांतरकारी है। ये क्रियात्मक अनुसंधान का प्रमुख उद्देश्य हो जाएगा रूपांतरकारी। ये 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा में क्रियात्मक अनुसंधान के विकास में किसने योगदान नहीं दिया? तो कर्ट लेवी ने दिया, B.R. बकीमन ने दिया, स्टेफन एम कोरे ने दिया, लेकिन स्टेफन एम कोवे ने नहीं दिया, ठीक है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, एक विद्यालय के प्रधानाचार्य द्वारा विद्यार्थियों की विभिन्न संवेगात्मक समस्याओं के कारणों को पहचानने व उन्हें दूर करने हेतु कौन सा अनुसंधान किया जाता है? तो क्रियात्मक अनुसंधान किया जाता है। यह 2021 में रीडर में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा चरण शोध को क्रियात्मक अनुसंधान बनाता है? प्रोग्राम का क्रियान्वयन एवं मूल्यांकन चरण, जो ये एक शोध है, प्रोग्राम का क्रियान्वयन एवं मूल्यांकन है ना, मूल्यांकन किया जाता है। ये चरण शोध को क्रियात्मक और अनुसंधान बनाता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन क्रियात्मक शोध से संबंधित नहीं है? क्रियात्मक शोध सिद्धांत निर्माण में सहायता करता है और ये देखो ये व्यवहारिक समस्या का समाधान करने में सहायक होता है, सही है। त्वरित चिंताजनक समस्या के ऊपर यह केंद्रित होता है और यह रचनात्मक प्रतिक्रिया देता है जिससे उद्देश्य प्रणाली में खुला परिवर्तन होता है। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों 1 नंबर, ये नहीं होगा। देखो क्रियात्मक शोध सिद्धांत निर्माण में सहायता करता है, ये संबंधित नहीं है, क्रियात्मक शोध संबंधित नहीं होगा। 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखो, रीड 2015 में क्वेश्चन आया था कि अनुसंधान जो सामाजिक समस्या से संबंधित होता है तथा विद्यालय की जनशक्ति के द्वारा विद्यालय में क्रियाकलापों के सुधार हेतु संचालित किया जाता है, तो वो है दोस्तों क्रियात्मक अनुसंधान। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी समस्या क्रियात्मक अनुसंधान के लिए उपयुक्त नहीं है? तो परंपरागत विधि के ऊपर कंप्यूटर सहायक अनुदेशन का प्रभाव। 4 नंबर ऑप्शन दे रखा है, ये नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है, क्रियात्मक अनुसंधान का उद्देश्य क्या होता है? विद्यालय और कक्षा की शैक्षणिक कार्य प्रणाली में सुधार करना क्रियात्मक अनुसंधान का मुख्य उद्देश्य होता है। उसके बाद में देखेंगे हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। अब देखेंगे नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है ना, उसके क्वेश्चन। देखो NEP 2020 को भारत सरकार ने कब मंजूर किया था? मैं डायरेक्ट आंसर बताऊंगा। 29 जुलाई 2020 को लागू किया गया था नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा हो जाएगा? कर्नाटक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नई शिक्षा नीति 2020 के तहत स्कूली शिक्षा को कितने स्तर में बांटा है? 4 स्तर में बांटा है और स्तंभ 5 है। स्तंभ 5 है, स्तर 4 है। स्तर 4 कौन कौन सी है? 5, 3, 3 और 4, ये प्रणाली है, इसे स्तर भी बोलते हैं। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, नई शिक्षा नीति 2020 लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कर्नाटक है, यह अभी देखा है हमने। उसके बाद में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्रस्तावित राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र को क्या नाम दिया है? परख नाम दिया है दोस्तों। जो मूल्यांकन केंद्र बनाया है ना राष्ट्रीय शिक्षा नीति, उसका नाम ही परख दिया है। परख एक पोर्टल है, ऑनलाइन पोर्टल है, आप देखना, ये पोर्टल लागू किया है, इसके अंदर मूल्यांकन किया जाता है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, भारत में दूसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा किस वर्ष की गई थी? 1986 में हुई थी। ये मैं आपको एक साथ बता दूं, ठीक है। 1968 से शुरू हुआ था ये शिक्षा नीति वाला, 1986 में दूसरी लागू हुई। पहली ये हो जाएगी, दूसरी ये लागू हो जाएगी, और तीसरी है ना, इसी के अंदर एक 1992 में कुछ फेरबदल हुआ, लेकिन ये तीसरी अब लागू हुई है 2020 में। डायरेक्ट याद रखो, 1968 में पहली, दूसरी 1986 में, तीसरी 2020 में। उसके बाद में देखो नई शिक्षा, अगला क्वेश्चन है, नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार कक्षा 5 तक के विद्यार्थियों के लिए शिक्षा का माध्यम निम्न में से किसे रखा है? तो एक तो मातृभाषा होना चाहिए, अपनी स्थानीय भाषा होनी चाहिए 5वीं तक के बच्चों के लिए, मातृभाषा या स्थानीय भाषा। अगला क्वेश्चन है, नई शिक्षा नीति 2020 में स्कूल शिक्षा में 10+2 पैटर्न के स्थान पर किस पैटर्न को अपनाया है? तो मैंने बताया ना 5, 3, 3, 3 और 4 वाला, ये पैटर्न अपनाया है नई शिक्षा नीति के अंदर। पहला प्राथमिक हो जाएगा, पहला 5 साल है ना, ये प्राथमिक है, ये 3 साल है, ये मध्य है, और ये 3 और 4 ये माध्यमिक हो जाएंगे। लास्ट वाले 2, 3 और 4 साल है ना, ये माध्यमिक हो जाएंगे। इस तरह से आपको ध्यान रखना है। तो 5, 3, 3, 4 प्रणाली हो जाएगी, नई पैटर्न हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा संस्थान NIAE की स्थापना कब हुई थी? 1991 में हुई थी दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, NCF 2020 के अनुसार ECCE का पूर्ण रूप क्या होता है? तो ECCE का पूर्ण रूप होता है दोस्तों प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा, ठीक है। उसके बाद में देखो, उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, ये जो ECC है ना, ये ईयरली चाइल्डहुड
केयर एजुकेशन है इसकी फुल फॉर्म, ये भी आप ध्यान रखना। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, नई शिक्षा नीति 2020 में किस वर्ष तक नेशनल मिशन के माध्यम से फाउंडेशन लर्निंग एंड न्यूमेरिक्स स्किल को बनाए रखने का लक्ष्य है? तो वर्ष 2025, द ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत 3 से 18 वर्ष के बालकों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा नया शैक्षणिक और पाठ्यचर्या पुनर्गठन लगाया है? तो 5-3-3 वाले प्रणाली भी बोलते हैं इसे, ठीक है, प्रणाली भी बोलते हैं और स्तर भी बोलते हैं। और यहाँ पर क्या दे रखा है? पाठ्यचर्या दे रखा है, तो पाठ्यचर्या इसके अंदर 5-3-3-4 वाली लागू की गई है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, नई शिक्षा नीति 2020 की मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो अध्यक्ष डॉक्टर कृष्णा स्वामी कस्तूरीरंगन है। अगला है, भारत में नई शिक्षा नीति 2020 की घोषणा कितने वर्ष के बाद हुई है? तो 1986 के बाद में अभी हुई है, लगभग 34 वर्ष हो गए दोस्तों, ठीक है। 1986 के बाद में यही शुरू की है, इससे पहले 1968 में थी, तो 86 के बाद में 2020 में 34 वर्ष होते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस शिक्षा नीति की जगह नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू की है? अभी बताया राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के स्थान पर लागू की है 2020। अगला क्वेश्चन है, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षा पर सकल घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत खर्च किया जाएगा? जीडीपी कितनी है? जीडीपी है 6% दोस्तों, पहले कितनी थी? 4.3% थी, उसको बढ़ा करके अब कितने कर दिया है? 6% कर दिया है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, कक्षा 5वीं तक की शिक्षा नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार किस भाषा में होगी? मातृभाषा और स्थानीय भाषा होगी 1 से 5 तक की कक्षाएं। अगला क्वेश्चन है, किस आयु वर्ग तक के बच्चों को नई शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत शिक्षा अधिकार कानून 2009 के अंतर्गत रखा गया है? तो 3 से 18 वर्ष तक के आयु वर्ग बच्चों को एक्ट 2009 के, ये देख लिया था हमने एक्ट 2009 वाले में। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष तक के अध्यापन के लिए न्यूनतम डिग्री योग्यता 4 वर्ष या एकीकृत बीएड डिग्री का होना अनिवार्य है? तो देखो 2030 तक है ना, अगर आप अध्यापक बनना चाहते हैं तो आपके पास में 4 साल वाली डिग्री होनी चाहिए, साथ में बीएड होनी चाहिए, तो ये 4 साल वाले में ग्रेजुएशन और डिग्री साथ में होती है, ये 2030 तक होना चाहिए, अनिवार्य है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार उच्च शिक्षण संस्थानों में सकल नामांकन अनुपात को कितने प्रतिशत बढ़ाने का लक्ष्य रखा है? तो 50% सकल नामांकन अनुपात बढ़ाया जाएगा उच्च शिक्षण संस्थानों में, ये टारगेट रखा है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, एनईपी 2020 में एमएचआरडी द्वारा स्थापित की मांग की गई है? तो नेशनल रिसर्च फाउंडेशन स्थापना की मांग की गई है एमएचआरडी द्वारा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, एनईपी 2020 में सरकारी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मकता पर उच्च गुणवत्ता वाले संसाधनों का एक राष्ट्रीय भंडार स्थापित करने की बात कही है। सरकार के डिजिटल प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? तो डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाया, उसका नाम है दोस्तों दीक्षा, ऑनलाइन एक वेबसाइट बनाई है दीक्षा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्रस्तावित बदलाव क्या है? लचीलेपन का मानकीकरण। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की अनुशंसा बहुभाषा में होगी, बहुत सारी भाषाओं में होगी। देखो अलग अलग स्थानीय भाषा मातृभाषा की बात की गई है, तो मातृभाषा स्थानीय भाषा अलग अलग होती है सभी जगह, ये क्या हो गया? एक बहुभाषी हो गया, बहुत सारी भाषाएं होगी। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है कि एनईपी 2020 के अनुसार किस वर्ष तक व्यावसायिक शिक्षा सहित उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात 50% बढ़ाया जाएगा? तो अभी देखा था 2035 तक बढ़ाया जाएगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है कि एनईपी 2020 में कितने मूलभूत सिद्धांतों का उल्लेख किया है? 11 दोस्तों मूलभूत सिद्धांत है नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में। अगला क्वेश्चन है, एनईपी 2020 की नई पाठ्यचर्या संरचना के अनुसार माध्यमिक चरण में कौन सी कक्षाएं आएगी? तो 9 से 12 तक माध्यमिक कक्षाएं आने वाली हैं। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर एनईपी 2020 को पूरे देश में शिक्षा के माध्यम के रूप में प्रस्तावित किया है, मातृभाषा के रूप में। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में बच्चों के मूल्यांकन के लिए समूह कार्य और आत्म मूल्यांकन को शामिल का प्रस्ताव दिया गया है, 1 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विकलांग छात्रों की शिक्षा के संदर्भ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 द्वारा निम्नलिखित में से किसे बढ़ावा नहीं दिया है? अनिवार्य विशेष शिक्षा है ना, ये विकलांगों के लिए नहीं है, विकलांगी जो छात्र है उनके लिए नहीं है अनिवार्य विशेष शिक्षा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस प्रकार के शिक्षा शास्त्रों का प्रस्ताव रखती है? तो अधिगमकर्ता और केंद्रित प्रकार का शिक्षा शास्त्रों का प्रस्ताव रखती है नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, समकालीन शिक्षा की नीतियाँ, जैसे नई शिक्षा नीति 2020 का प्रस्ताव है सीखना है अनुभवात्मक होना चाहिए सीखने के लिए।
यानी अनुभव होना चाहिए। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जैसी शिक्षा की समकालीन नीतियां बच्चों में कौन से कौशल विकसित करने का प्रस्ताव करती है? तो समालोचनात्मक चिंतन का समालोचनात्मक चिंतन है, ये कौशल विकसित करती है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार विद्यार्थियों के किन आयामों के प्रति वह अद्वितीय को शामिल करना चाहिए? संख्यात्मक, भावात्मक और मनोगत्यात्मक, ये तीनों होना चाहिए। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षा को किस पर बल देता है? संकल्पनात्मक समझ पर बल देता है नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किसकी ओर बदलाव का प्रस्ताव रखती है? तो ये सीखना कि कैसे सीखना है, इस पर ज़्यादा बदलाव देती है या इस पर ज़्यादा बल देती है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की, ये कैसे सीखना है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस उपगम के लिए शिक्षण शास्त्रीय बदलाव की अनुशंसा करती है? तो ये रटने पर आधारित जो अधिगम है, अवधारणात्मक समझ है, उस पर बदलाव करती है ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। अगला क्वेश्चन है, छात्र कौन सी कक्षा में कोडिंग सीखना शुरू करेगा? 6 कक्षा से आगे बच्चा है ना कोडिंग सीखना, कंप्यूटर चलाना, ये सभी जो स्किल्स के कोर्स होते हैं ये शुरू करेगा कक्षा 6 से आगे। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, एनईपी 2020 में निम्न में से किस पर जोर दिया गया है? कैसे सीखे। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू करने वाला भारत का दूसरा राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश है। पहला कौन सा है ये आप कमेंट में बताना। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 के समय प्रधानमंत्री कौन था? दोस्तों 1968, 1986 और 2020, ये 3 शिक्षा नीति है। पहली जो 1968 थी ना उसमें थी इंदिरा गांधी, और 1986 में था राजीव गांधी, और 2020 में है मोदी। ठीक है, ये तीनों एक साथ देख लिए हमने। उसके बाद में एनईपी 2020 में प्रारंभिक बचपन देखभाल और शिक्षा के लिए शैक्षणिक ढांचे का प्रस्ताव रखा। ईसीसीई ढांचे का नाम क्या है? तो एनईपी FECCE है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ऑफ ईयरली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन। ठीक है, ये इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है कि निपुण भारत मिशन का उद्देश्य है कि बच्चों को पढ़ने लिखने में दक्षता हासिल होनी चाहिए 3 कक्षा तक। कक्षा 3 तक है ना बच्चे के अंदर लिखना और पढ़ना आना चाहिए। उसके बाद में है, निम्नलिखित में से कौन सी एनपीए प्राथमिकता पर पहल नहीं है? नीति आयोग। निपुण भारत है, विद्या प्रवेश है, बाल वाटिका है, लेकिन नीति आयोग नहीं है, इसके अंदर पहल नहीं है। अगला है, भाषाओं के संदर्भ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 इस पर जोर देती है बहुभाषा पर। एनईपी 1986 के समय प्रधानमंत्री कौन था? देख लिया हमने, राजीव गांधी था। आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में बताना। गला खराब होने की वजह से ये जो क्वेश्चन है वो आपको डायरेक्ट आंसर बताए हैं, क्योंकि सभी ऑप्शन में नहीं पढ़ पाता। तो इस वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। बड़ी मुश्किल से आप तक ये क्वेश्चन है वो पहुंचाए जाते हैं। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लेना। ये जो 4 टॉपिक है ना ये बहुत ही महत्व है इनका। आपका जो स्कोर है इन टॉपिक के आधार पर ही अधिक रहने वाला है। ये अलग टॉपिक है, छुपे हुए टॉपिक है, तो इनको आप ध्यान से देखना। इसके जो मैंने PYQ क्वेश्चन है या MCQ क्वेश्चन जो भी आपको बताए हैं इनको देख लेना। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ हो।